चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और TDS अंडर सेक्शन 192 दोनों को मिक्स करना है टैली में, ध्यान रखना है ना। ऐसी वीडियो आपको देखने को भी शायद ना मिले कहीं, यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं मिलेगी किसी के पास भी। मतलब जितना मैं सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं कि 100% चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बहुत रेयर मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो बहुत रेयर मिलेगी। जहाँ सैलरी पे TDS ऑटोमेटिक कट रहा हो, टैली काट दे, वो केस नहीं मिलेगा। जनरल एंट्री के थ्रू तो आप कर ही चुके हो, है ना। तो सैलरी में TDS के लिए ये अपने आप में पेरोल और जो TDS के कंपोनेंट हमने अभी तक पढ़े हैं वो आपको याद होनी चाहिए। HRA कब कितना कटता है, HRA की डिडक्शन कितनी मिलती है, अलाउंसेज की डिडक्शन कितनी मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आप टैली को पढ़ा दो, बाकी काम फिर टैली का है। पेरोल आपको याद है ना अच्छी तरह से। चलो एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ पहले मैं, है ना। ये कंपनी का नाम है, ठीक है, दिल्ली, बस बाकी तो इसमें कोई खास है नहीं, है ना। कंपनी क्रिएट कर ली है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पेरोल इनेबल करके आना है ना। पेरोल इनेबल कर दो, यस। पेरोल स्टैच्यूटरी डिटेल, यस। ये ऐसे मत करो क्योंकि नहीं तो फिर वो ESI नहीं काटे, ठीक है, इसे नो रहने दो अभी। मैं पेरोल इनेबल करके आया हूँ। अब पेरोल इनेबल करने के बाद सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, अभी हम पहले पेरोल करेंगे तभी TDS आएगा। पेरोल के बाद अगला काम क्या है, क्रिएट ये सारी चीज़ें, एम्प्लॉई, यूनिट वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, ये क्रिएट करने होते हैं, ये याद है ना। यस सर, यस सर। तो यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, डेज, नहीं है तो डेसिमल के बाद 3 की जरूरत है नहीं इसमें ना। ये हो गया यूनिट ऑफ वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर लेते हैं, प्रेजेंट ये अटेंडेंस और लीव विद पे, है ना, इतने दिन की तनख्वाह मिलनी है एम्प्लॉय को। 2 चीज़ क्रिएट कर ली ये दोनों। अब पे हेड के नाम क्रिएट कर लेते हैं, सैलरी वहीं डिफाइन करेंगे कि एम्प्लॉय की। पे हेड कौन कौन से होते हैं, बेसिक सैलरी, HRA, अदर अलाउंस। हाँ, बेसिक सैलरी, दिस इज अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, फिक्स्ड है आपके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, हाँ, सैलरी स्लिप में नाम आना चाहिए, बेसिक सैलरी, ग्रेजुएटी के काम आएगा, यस, ऑन अटेंडेंस प्रेजेंट, ठीक है। अब मंथ पे जो हम अमाउंट बताएंगे वो क्या है, मंथ पे है। क्या चीज, ये कह रहे हो, ठीक। और क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, अगेन अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड है आपके लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेजुएटी के काम नहीं आता है, ऑन अटेंडेंस आएगा, प्रेजेंट होने पर मंथ में अमाउंट आएगा, जो भी आएगा, कैलेंडर पीरियड, नॉर्मल राउंडिंग ऑफ 2, और अदर अलाउंस। अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रेजुएटी के काम नहीं आएगा, ऑन अटेंडेंस है, प्रेजेंट होने पर है, मंथ पर है, ठीक है। अभी हम ESI PF को छोड़ रहे हैं, ESI PF भी डालेंगे, अभी उसे छोड़ रहे हैं फिलहाल। एम्प्लॉय का नाम, डिफाइन सैलरी, क्योंकि हम पे हेड बना के आ गए तो डिफाइन सैलरी यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे यस करो। बेसिक सैलरी, इसकी बेसिक सैलरी है मान लो 45,000 रुपये, इस HRA हुआ 25,000 रुपये, अदर अलाउंस हुए 15,000 रुपये। इसमें सबकी सैलरी हम ज़्यादा रखेंगे ताकि टैक्स बन सके एनुअल, है ना, हमारा पर्पज अब की फोकस है TDS काटने पर। तो एक चीज़, अब यहाँ पर बाकी जो एडिशनल डिटेल थी,
उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पर पैन नंबर। अच्छा अभी वो इनेबल नहीं करके आया ना मैं, एक मिनट इनकम टैक्स इनेबल नहीं करके, चलो एक मिनट रुको, पहले एक मिनट रुक जाओ, ये भी तो तेज आदमी है ना। अल्टर सो एक्टिव, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। ये देखो ये यहीं पे बाहर इनेबल करके आनी है आपको, अल्टर पे सो मोर सो इनएक्टिव, यहाँ ध्यान रख लेना। एक बार दोबारा चल रहा हूँ फिर से, गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर पे आना है, सो मोर सो इनएक्टिव इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, ये रहा, इसे यस करके आ जाओ बस, इनेबल यस। ठीक है, अभी इसके पास दोबारा आएंगे, केवल एक बार इनेबल करके आ जाओ पहले, अभी यहाँ पे दोबारा आएंगे, है ना। कैसे करना था हमने, गेटवे ऑफ टैली पे अल्टर पे सो मोर सो इनएक्टिव इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, अब ये दिख रही है, ऑन दिख रही है ना, तो इसे यस करके आओगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब चलते हैं वापस वहीं पे हेड पे, अल्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अभी कोई नहीं बना ना हमारे पास, क्रिएट बेसिक सैलरी 85,000, हाउस एंड अलाउंस 45,000, अदर अलाउंस 15,000। अभी हमने ना एक पेहेड और बनाया था, कौन सा, TDS ऑन सैलरी वाला, वो भी हाथ के नहीं बना लेते, क्रिएट TDS ऑन सैलरी अंडर सेक्शन 192। ठीक है, एम्प्लॉय की स्टैच्यूटरी डिडक्शन है, इनकम टैक्स है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल दो, करंट लायबिलिटी में बात एक ही है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालो TDS के साथ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी डालोगे तो भी आ जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी डाल सकते हो आप, है ना। सेक्स ये आएगा, एज पर स्लैब आएगा, मंथ काटना है, कंट्रोल A। ठीक है, अब यहाँ अमाउंट तो अपने आप उठाएगा वो, है ना। एक एम्प्लॉय हो गया, अभी हम इस एम्प्लॉय पे यहाँ पे आ गए। अब आपको ये एम्प्लॉय से ना पूछना होता है, पूछना क्या, रादर एक्चुअली में डिक्लेरेशन लेनी होती है कि भाई तुम इस साल जो टैक्स कटवाओगे वो न्यू रिजिम से कटवाओगे या पुराने रिजिम से। न्यू रिजिम में हम उसे कोई डिडक्शन नहीं देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक ATCCD2 वाली, है ना, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर अगर कोई पैसा डालता है तो वो मिलेगा, लेकिन ओल्ड में अंदर सब कुछ मिलेगा। जो रिजिम रेगुलर रिजिम है उसके अंदर HRA भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है उसके अंदर। सॉरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है फिजिकली चैलेंज लोगों को, कन्वेंस अलाउंस तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन उसके अंदर यूनिफॉर्म अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं। तो जब से सबसे ज़्यादा हमने एक देखा था, हाँ, वो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ATC की डिडक्शन मिलेगी 1.5 लाख रुपए की, ATD की 25,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, 50,000 रुपये की फॉर सीनियर सिटीजन मिलेगी, यानी कि 75,000 रुपये की तक की ATD की डिडक्शन ले सकता है। ATE था, एजुकेशन लोन की डिडक्शन ले सकता है। ATTTA इंटरेस्ट की इनकम यहाँ बुक नहीं करते तो ATTTA हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय हमें बताता ही नहीं उसकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है, तो यहाँ वो हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन मिल सकती है ओल्ड रिजिम में, रेगुलर रिजिम में। तो अब हमें ये एम्प्लॉय से पूछ के डालना पड़ेगा, भाई तू न्यू रिजिम में जाना चाहता है, और जिसमें वो डिक्लेरेशन दे देगा वो लिंक कर दो यहाँ पे। मान लीजिए उसने ओल्ड रिजिम दिया है, तो ओल्ड रिजिम दिया है तो उसका मतलब वो अपनी सारी डिटेल देगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह की डिटेल देगा। तो जब वो डिक्लेरेशन देगा उसके साथ फॉर्म 12 के साथ ही वो डिटेल भी देगा और डिक्लेरेशन भी देगा, दोनों देगा। ऐसे ही पेन नंबर डाल दिया मैंने, है ना। बेसिक सैलरी 75,000, हाउस रेंट अलाउंस 40,000, अदर अलाउंस 20,000, TDS पेबल, ये जैसे PF ESI लिंक कराए थे ऐसे TDS पेबल भी लिंक कराना, जिसका TDS कटेगा टैली अपने आप काट लेगा। अगर किसी की सैलरी के साथ ये लिंक नहीं होगा तो TDS की कैलकुलेशन करने के बाद भी उसकी सैलरी में से TDS कटेगा नहीं। तो ये भी जैसे ESI PF की कैलकुलेशन कर रहे थे, सेम ये भी यहाँ पे लिंक कराना है आपको। तो वो टैली का काम है, जिसका TDS कटना है या नहीं कटना वो टैली देखेगा। ओल्ड रिजिम, सॉरी न्यू रिजिम ले लिया। बेसिक सैलरी 15,000, हाउस रेंट अलाउंस 5,000, अदर अलाउंस 5,000। ठीक है, हालांकि इसका TDS बनेगा नहीं, है ना,
15,000, 5,000, 20,000 कितने हुए साल के मतलब महीने के 25,000 रुपये, साल के 3 लाख रुपए। तो 87 के रिबेट से वैसे ही जीरो हो जाएगा। लेकिन आप लिंक करा के रखो, लिंक कराने से क्या होगा, मान लो ड्यूरिंग द ईयर कभी उसकी सैलरी बढ़ गई तो क्या करोगे, तो आप TDS का स्लैब लिंक करा दो सब में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका काटना वो अपने आप काटेगा, उसका काम है वो, रेगुलर रिजिम में, ठीक है। जानबूझ के मैं सबकी सैलरी हाई रख रहा हूँ ताकि टैक्स कैलकुलेट हो सके, नहीं तो फिर टैक्स ही नहीं आएगा। अब हमने अभी तक केवल पुराने वाले काम करें, जो अभी तक पुराने वाले काम करे, उसके अलावा केवल इनकम टैक्स को कंपटीशन को वो करा है, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन को एक्टिवेट करा और कोई नया काम नहीं करा, सारे काम वही करें। तो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन एक्टिवेट करने का फ़ायदा क्या हुआ, जो आपको पहले वो न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए किसी को HRA मिलता है और वो ओल्ड रिजिम में ITR भर रहा है, तो उसे HRA की छूट भी मिलेगी, तो उससे ये पूछना पड़ेगा ना भाई तू कितना किराया देता है, तो वो क्या जाके कहाँ आएगा, अल्टर जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन खोला था आपने, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, इसको दिक्कत है नहीं, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन ये आ गई, हाउस रेंट अलाउंस। अब आ जाओ एक एक पे, इस पे कितना टैक्स लगना है ना, ऑल एम्प्लॉय का एक ही बार में डाल सकते हैं ना। अब न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम जिसका होगा वो अपने आप ले लेगा। अब अगर मैंने सबको ले लिया, अब मुझे यहाँ पे देखें, देखो मैंने क्या करा, दोबारा से मैं दोबारा वहीं आया, गेटवे ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट करके आ गया, सैलरी डिफाइन करा के आ गया, लेकिन मैंने वहाँ पे HRA टैक्सेबल है या नहीं वो करके नहीं आया था। तो वहाँ पे करने के लिए मुझे अब क्या करना है, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आना है, अल्टर पे शो मोर शो इनएक्टिव डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन पे आ गए। अब HRA के बारे में उसे बताना पड़ेगा किस आदमी का कितना किराया है, कौन मेट्रो सिटी में, कौन नॉन मेट्रो सिटी में है, तो वो तभी बताएगा। तो मैं अब यहाँ से ऑल ले रहा हूँ, ऑल रिजिम वाले ले रहा हूँ, चाहे न्यू रिजिम है ओल्ड रिजिम है, सबकी डिक्लेरेशन ले रहा हूँ। जहाँ न्यू रिजिम होगी वो 115 हाउस एंड अलाउंस की डिडक्शन अंडर सेक्शन 10(13)A में देगा ही नहीं, वो मना कर देगा। तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल से मंथली रेंट कितना है, इसका मंथली रेंट है मान लीजिए 25,000 रुपये, प्रूफ कितने का दिया, 25,000 रुपये का। रेजिडेंट मेट्रो का है या नॉन मेट्रो का, यही तो चाहिए होता है कि उसका रेंट कितना है, वो मेट्रो सिटी में है नॉन मेट्रो सिटी में है। लैंडलॉर्ड का नाम, इसका पैन नंबर, अगर पैन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अदर वैल्यू डाल दो। अब राम सिंह 1 अप्रैल से इसका किराया 35,000 रुपये, प्रूफ दिया 25,000 रुपये का, नॉन मेट्रो में रहता है। पेन यहाँ न्यू करोगे तो पेन नंबर मांगेगा, मकान मालिक का पेन नंबर दे सकते हो। ये मैंने उसकी रेंट की डिटेल डाल दी सभी एम्प्लॉयज़ की, हो गया। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, डिडक्शन चैप्टर 6A की डिडक्शन, मल्टीपल एम्प्लॉय भी डाल सकते हो, सिंगल एम्प्लॉय भी डाल सकते हो। तो चैप्टर 6A में क्या था, 80C 80D दोनों था ना, तो यहाँ पे 80C वाले की बात हो रही है केवल, ऑल एम्प्लॉयज़ कोई भी रिजिम हो। अब LIC की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, मान लो 1 अप्रैल से है, डिक्लेयर्ड वैल्यू 25,000 रुपये, प्रूफ दिया 25,000 रुपये का, तो उतनी का एलिजिबल होगा। कई बार एम्प्लॉय क्या होते हैं, प्रूफ कम का देते हैं, है ना, तो और वो ज़्यादा होती है। 1 अप्रैल 2004 डिक्लेयर्ड वैल्यू, आज उसने बोला मेरे को 35,000 रुपये और प्रूफ दिया मुझे 30,000 रुपये का, तो डिडक्शन 30,000 की मिलेगी उसे, है ना। सर प्रूफ कम का क्यों देते हैं सर, मतलब वो तो सर बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होता होगा, तो सर ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आता होगा स्टेटमेंट में। नहीं बच्चा, मेरे को तो उसने इंश्योरेंस को प्रीमियम पे नहीं करी, इंश्योरेंस की रसीद चाहिए ना मुझे, उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, कैश में पे कर दे तो कोई बात नहीं, हमें रसीद चाहिए। उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, उसकी रसीद चाहिए, चाहे वो कैश पे करे या बैंक से करे, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम तो एम्प्लॉय खुद दे रहा है ना, हमें उससे लेना देना नहीं। कैश दे रहा है, कैसे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो चाहिए, प्रूफ चाहिए, बात खत्म। ये आ गया। अब मान लो PPF में भी किसी ने इन्वेस्टमेंट कराओ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 1 अप्रैल से
इसमें 40,000 रुपये PPF में दे दिए, 40,000 रुपये का प्रूफ दे दिया। 1 अप्रैल 20,000 रुपये दे दिए, 20,000 का प्रूफ दे दिया। 1 अप्रैल 80,000 रुपये प्रूफ में दे दिए, 80,000 रुपये का प्रूफ भी दे दिया। प्रीवियस ने PPF में नहीं जमा करे, कोई बात नहीं। और ATC में और क्या आ सकता है, म्यूचुअल फंड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस दे दिया हमने, ये दे दिया, ये दे दिया। ट्यूशन फीस बच्चों की है ना, बच्चों की ट्यूशन फीस भी ATC के लिए क्वालिफाई करती है ना, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। मैं जानबूझ के इसके ATC के अमाउंट को 1.5 लाख से ऊपर ले जा रहा हूँ किसी किसी केस में, ताकि बाद में आपको पता लगे वो इन्वेस्टमेंट में छूट 1.5 लाख से ज़्यादा की देगा नहीं, आप कुछ भी कर लो जाए। तो हम तो जो उसने डिडक्शन दी वो एक्चुअल ले रहे हैं, बाद में वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम। टैली किसी को भी 1.5 लाख से ज़्यादा की ATC में छूट देगा ही नहीं। ये हो गया। अब ATD, मल्टीपल एम्प्लॉय या सिंगल एम्प्लॉय। मल्टीपल एम्प्लॉय डालोगे तो एक बार में सारे काम है, सारे एम्प्लॉय, सारे रिजिम। ATD में मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, 1 अप्रैल से है, अपनी है या सीनियर सिटीजन की, अदर देन सीनियर सिटीजन ना। 25,000 रुपये की डिक्लेयर्ड वैल्यू, 25,000 रुपये का प्रूफ, तो क्वालिफाइंग अमाउंट में अपने 25,000 ले लेगा वो अपने आप ना, हमें कुछ करना नहीं वहाँ पे। 1 अप्रैल 2024, मान लो सीनियर सिटीजन थे, डिक्लेयर्ड वैल्यू है 75,000 रुपये, प्रूफ भी 75,000 रुपये का दिया, वो लेगा 50,000 ही। क्या माफ़ करना, गुस्से में दूध निकल जाता हूँ। ठीक है, 75,000 वो लेगा, 50,000 की डिडक्शन। सीनियर्स अदर्स 18,000 एलिजिबल 18,000, इसको क्वालिफाइंग ऊपर वाले में बराबर है तो अपने क्वालिफाई नहीं है, 25,000 ही है पूरा। तो ये हो गया। अब मैंने ATC भी डाल दिया, ATD भी डाल दिया, HRA भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया है ना। अब हम चलते हैं वापस पे हेड पर, बेसिक सैलरी। यहाँ हम देखो, यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल नहीं आ रही थी, पहले आई थी जब हमने पहले क्रिएट करा था, नहीं आया था। कब आया था, जब हम इनकम टैक्स की डिक्लेरेशन ऑन करके आए उसके बाद आया। तो यहाँ और बता दें कि ये इनकम, ये जो कॉम्पोनेंट है टैक्सेबल है या नहीं है, तभी उसको कैलकुलेट करेगा। इसे यस कर दो, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। ये कौन सा है, बेसिक सैलरी है ना हमारी, तो यहाँ से उठा लो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी प्रोजेक्टेड वैल्यू पे काटेगा, अटेंडेंस वगैरह तो पहले का था ही जैसे है। हाउस रेंट अलाउंस, इसको इस ऑप्शन को यस करना है। यहाँ से हाउस रेंट अलाउंस ये एग्जैक्ट इनकम टैक्स के टेबल से उठाना है। प्रोजेक्टेड वैल्यू TDS अक्रॉस द अमाउंट, वो ठीक है। अदर अलाउंस यस। अदर अलाउंस दो तरह के हैं, फुल्ली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जाम। तो हम इसे फुल्ली टैक्सेबल ही लिख रहे हैं ना, तो जो जितने भी अलाउंस हैं सारे फुल्ली टैक्सेबल हैं, क्योंकि हम उसके लिए HRA के अलावा किसी की डिडक्शन दे के नहीं आए हम। ये हो गया। अब मेरा काम यहाँ तक का पूरा हो गया। मैंने अभी क्या काम करा, एम्प्लॉय क्रिएट करें, एम्प्लॉय की सैलरी क्रिएट, पे हेड्स क्रिएट करें, सैलरी डिफाइन करी। सैलरी डिफाइन करने के साथ साथ मैंने उनकी इनकम टैक्स की डिक्लेरेशन डाल दी, किसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी LIC में, कौन आदमी मकान का किराया कितना देता है, कौन मेट्रो में रहता है, कौन नॉन मेट्रो में रहता है। जो इनकम टैक्स के TDS कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं, सारी के लिए लिंक करा के आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अटेंडेंस लगानी है ना। तो अटेंडेंस, क्योंकि ये 30 अप्रैल को लगाएंगे नहीं, तो मैं 31 मई को लगा रहा हूँ पहली बार अटेंडेंस, या 1 मई को अटेंडेंस लगाता हूँ। अटेंडेंस के लिए F10 करना पड़ता है इसमें ना, अटेंडेंस F10, कंट्रोल F ऑटो फिल। 1 मई को लगा रहा हूँ, लेकिन लगा मैं अप्रैल की रहा हूँ भी ना, और सभी एम्प्लॉय की प्रेजेंट हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मैं अप्रैल में 1 मई में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एजुकेशनल मोड है आपके पास। एजुकेशनल मोड में 30 तारीख को एंट्री नहीं करने देगा वो, फिर आपको भी घर में परेशानी होगी है ना। ये अटेंडेंस लग गई। अब अटेंडेंस के बाद बनाना है पेरोल, कंट्रोल F4, कंट्रोल F, पेरोल, सैलरी, डिक्लेयर्ड वैल्यू और प्रूफ वैल्यू है ना। जो प्रूफ दिया है वो, डिक्लेयर तो ज़्यादा भी हो सकता है, जिसने प्रूफ दिया हम छूट उतने की देंगे। 1 अप्रैल से, यहाँ पे जानबूझ के मुझे 1 मई लिखना पड़ेगा, है वो असल में 30 अप्रैल तक के, हाजिरी तो उतने दिन की बनती है ना। सभी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नेम, अभी हम कैश ले दें क्योंकि बैंक अकाउंट खोला नहीं है हमने। ये आ गया TDS 15,983, TDS 17,373, सबकी सैलरी पे TDS कट के आ गया ऑटोमेटिकली। ये हर महीने काटता रहेगा अभी। तो आपको वो जो एक्सेल में TDS कैलकुलेट करना था, वो फॉर्मूला लगाना था, इफ़ ये इज इक्वल टू ये, वो सारी सिरदर्दी खत्म है। तो टैली ने ऑटोमेटिकली सबकी सैलरी को प्रोजेक्शन करा, TDS काट लिया। तो अब देखो इसके चलते हैं, डिस्प्ले
स्टैचू पेरोल रिपोर्ट्स, स्टैचुरी रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, ये आ रही। टोटल साल में 1,89,000 रुपये का टैक्स बनेगा, ठीक है, और इसमें से 17,260 रुपये हर महीने कटता रहेगा, पर मंथ TDS कटना है इतना। तो अब देखो इसको किसने इसकी प्रोजेक्शन करी होगी, ये कहाँ था, अननोन कंसिडर में, ये था आपका डिक्लेयर्ड वैल्यू, एक मिनट होल्ड करो, चैप्टर 6 की डिडक्शन इसने इसको नहीं दी है, जबकि हम डाल के सबके आए हैं, है ना, ये न्यू रिजिम में होगा तो चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं दी, अलाउंसेज की डिडक्शन टैक्सेशन 10 में अलाउंसेज नहीं घटाए, एक्चुअल सैलरी दे दी पूरी। और चलते हैं, ये देखो इसको HRA की डिडक्शन दे दी 2,91,000 रुपये कैलकुलेट करके, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है, इसको ATC भी मिला 1,80,000, स्टैंडर्ड से 50,000 उसमें भी मिलेगी, अपने आप लेगा, सब कुछ अपने आप लेगा वो। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एक्ट में लिखा हुआ है ना, तो जो एक्ट में लिखा हुआ तो ठीक है, जिसमें देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ही ले रहा है कि 50,000 में तो वेरिएंस नहीं है ना कोई, यहाँ पे वेरिएंस है। ये देखो चैप्टर 6 की डिडक्शन 1,80,000 रुपये, क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन के लिए भी वो है, इंश्योरेंस था ना, इसलिए एक्स्ट्रा आ रही है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे अलाउंसेज एग्जाम दे दिए 3,38,000, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,68,000 रुपये की, 1.5 लाख रुपये ATC और 18,000 रुपये वो देखना है। तो ये था 2,45,000 रुपये था इसके अंदर, है ना, लेकिन इसको डिडक्शन दी कितने की, उसने 1.5 लाख की दी है। आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की डाल सकते हो एम्प्लॉय वाइज, लेकिन डिडक्शन देगा उतनी जितनी अलाउड है, वो ज़्यादा देगा ही नहीं। ये जैसे योगेश है, इसके में TDS कटेगा ही नहीं, क्योंकि 20,000 रुपये 25,000 रुपये सारी सैलरी है, पूरे साल में 3 लाख होगा तो 87 है कि उससे रिबेट से 0 हो जाएगा, वो तो टैक्स काटा ही नहीं इसलिए उसने उसका, ना। तो इसलिए तो अब आपको एक बार की एक्सरसाइज है और आसान काम है, उसके बाद आसान है, बस एम्प्लॉय की सैलरी लगाए जो TDS हर महीने सैलरी में आपको यहाँ दिख रहा है कि इसको कितने का चेक बना के देना है एम्प्लॉय को, है ना। ये रहा सर, अगर सर जैसे कोई एम्प्लॉय का सर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर जैसे PPF इन्वेस्टमेंट कर रहा है सर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, तो सर वो हमें ला के कुछ प्रूफ देगा, फिर सर हम उसकी एंट्री करेंगे तो सर TDS अमाउंट फिर चेंज हो जाएगा ना? चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप इसलिए क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर वाली, देखो उसके बाद क्या होता है कि जब अब फाइनल होता है ना, अभी तो हम प्रोजेक्टेड वैल्यू पे काट रहे हैं, फिर हम उसे फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके जो एक्चुअल प्रूफ देगा सारे उसको कंसिडर करके लास्ट एंट्री में उसे लास्ट की 2 या 3 एंट्री में जाके हम उसे सम अप कर लेते हैं। सर एट द एंड ऑफ ईयर करते होंगे सर? हाँ, एट द एंड ऑफ ईयर, वही कह रहा हूँ, लास्ट के साल में, लास्ट के महीने में जब मार्च का TDS जमा करा रहे होते हैं, फरवरी या मार्च का, तो उन 2 महीने में आके सारी प्रोजेक्शन करते हैं, फाइनल उस प्रोजेक्शन को फाइनल कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद अब सैलरी में कोई मेजर वेरिएंस नहीं आना, इन्वेस्टमेंट में कोई मेजर वेरिएंस नहीं आना। ये शुरू के महीने में है प्रोजेक्शन पे करके, एक्चुअल पे भी उसमें टैली में ऑप्शन है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑन एक्चुअल, तो एक्चुअल जो सैलरी बनेगी वो एक्चुअल पे भी काट लेगा, दोनों ऑप्शन है वहाँ पर। अगर सर हमने TDS सर सपोज ज़्यादा काट दिया तो उसे रिफंड मिलेगा, रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिलता है, वो तो ITR फाइल करेगा, रिफंड मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी एम्प्लॉय का हमने जो TDS 17,373 रुपये जो मोहन शर्मा है, उसका TDS क्यों काटा हमने 17,373, कि अगर ये पूरे साल काम करेगा तो 17,373 बनेगा, लेकिन मान लीजिए उसने 4 ही महीने काम करा तो फिर 17,000 का पर मंथ टैक्स कोई बनेगा, फिर तो टैक्स कम बनेगा। तो जो 4 महीने काम करा 17,68,000 रुपये जो उसके TDS कट गए हैं, और मान लीजिए उसके बाद उसकी पूरे साल जॉब ही नहीं लगी, ITR फाइल करेगा, 68,000 वापस आ जाएंगे उसको, विद इंटरेस्ट वापस आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ITR फाइल करनी होती है। देखो हमारा काम क्या है कि जब तक वो हमारे पास काम कर रहा है तब तक उसकी सैलरी पे TDS काटेंगे, हमारे यहाँ से छोड़ के चला गया तो छोड़ के चला गया, जो TDS काटा वो हमने उसके पैन नंबर पे जाके जमा करा दिया, वो अपने ITR फाइल करेगा, वहाँ उसके पैन रिकॉर्ड में मिलेगा वो पैसा, 68,000 रुपये वहाँ मिलेंगे उसके, रिफंड आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड आ जाएगा। मान लीजिए 68,000 रुपये का TDS कटा, उसके बाद उसने बिजनेस करा और बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ और उसका एक्चुअल टैक्स बना 1 लाख रुपये का, तो 1 लाख में से ये 68,000 रुपये घट जाएंगे और 32,000 रुपये वो और पे कर देगा, सिंपल सी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो एडजस्टमेंट होती है उसमें, अलाउड है वो तो। सर इनकम टैक्स डिक्लेरेशन वाली चीज़ एक बार फिर से बताइए। हाँ बिल्कुल बताऊँगा बच्चा, यहाँ तक क्लियर है कहानी। देखो यहाँ पे वो नरेशन भी लिख रहा है, कंप्यूटेड टैक्स बेस्ड ऑन द प्रूफ वैल्यू, है ना, नरेशन भी अपने आप लिख रहा है, नरेशन मैंने नहीं लिखी है, नरेशन तो खुद ही लेके आता है। आपको क्या करना है, अल्टर पे आना है, इसके ये बड़ी समस्या है, इसके डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन,
इसे पहले इनेबल करके आ जाने, सारे दिख जाएंगे उसके बाद, उससे पहले कहीं नहीं दिखेंगे आपको, उससे पहले दिखेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो। जब तक आप यहाँ इनएक्टिव वाले को नहीं करोगे तब तक दिखेगा नहीं, कहीं भी देख लो यहाँ होगा ही नहीं है। ये आ गया डिक्लेरेशन, है ना, डिक्लेरेशन आ गया। अब डिक्लेरेशन के बाद इनमें जहाँ जहाँ जो जो अमाउंट डालने हैं वो अमाउंट डाल दो इनमें। अभी तक के सिलसिले में किसी को डाउट तो फिर नहीं, अगले में को नई एम्प्लॉय ऐड करके दोबारा करेंगे। अभी तक के सिलसिले में किसी को डाउट है तो एक बार सोच लो, फिर नई एम्प्लॉय भी और करेंगे, 2-4 एम्प्लॉय नए।